दोस्तों, काफी समय के बाद डिफेंस के क्षेत्र में भारत और जापान के बीच एक नई डील साइन हो सकती है। जापान का कवासाकी प्लेन अब भारत को मिल सकता है। इसके अलावा नेपाल ने भारत के खिलाफ जाकर एक बड़ा कदम उठाया है, क्योंकि नेपाल की सरकार ने चीन को एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दिया है और वह भी भारत को इस कॉन्ट्रैक्ट से बाहर करके। जानेंगे फॉरेन पॉलिसी और डिफेंस से जुड़ी इन दोनों खबरों के बारे में डिटेल में। लेकिन पहले बात करते हैं भारत और नेपाल की। अभी हाल ही में हमने आपको ये खबर दी थी कि नेपाल ने अपना एक नया नोट जारी किया है, जिसमें 3 भारत के हिस्से को उस नोट में दिखाया गया, जिसके बाद भारत और नेपाल के संबंध तनावपूर्ण हो गए और अब नेपाल ने 3 बड़े कॉन्ट्रैक्ट चीन की कंपनियों को दिए हैं। और ये वह कॉन्ट्रैक्ट है जो कि कई दशकों से भारत पूरा करता आया है, जो कि दिखाता है कि अब भारत के रिश्ते अपने पड़ोसी देशों के साथ लगातार खराब हो रहे हैं। पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश के साथ पहले से ही संबंध अच्छे नहीं चल रहे और अब नेपाल भी उस लिस्ट में जुड़ चुका है। दरअसल नेपाल ने एक ऐसा कदम उठाया है जिसने पूरे दक्षिण एशिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। नेपाल सरकार ने अपने नए बैंक नोट्स की छपाई के लिए चीन की सरकारी कंपनी को बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दिया है। चीन की ये कंपनी आने वाले महीनों में नेपाल के 50, 500 और 1000 रुपए के नोट डिजाइन करेगी और प्रिंट भी करेगी। नेपाल राष्ट्र बैंक के अधिकारियों के अनुसार ये कॉन्ट्रैक्ट बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि नेपाल अपनी करेंसी सिस्टम को मॉडर्नाइज करने की तैयारी कर रहा है। नेपाल पहले तकनीकी जानकारी भेजता है, जैसे नोट में कौन कौन से सुरक्षा फीचर्स होंगे। उसके बाद चीनी कंपनी डिजाइन बनाती है और जब नेपाल के अधिकारियों को डिजाइन पसंद आता है तभी प्रिंटिंग शुरू होती है। चीन को ये कॉन्ट्रैक्ट मिलना कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं है। कुछ समय पहले नेपाल ने 1000 रुपए के 43 करोड़ नोट प्रिंट कराने के लिए भी इसी कंपनी को लेटर ऑफ इंटेंट दिया था। अब धीरे धीरे हर बड़े नोट का काम चीन के हाथों में जा रहा है। ये वही कंपनी है जिसने पहले भी नेपाल के कई बड़े नोट प्रिंट किए हैं, इसीलिए नेपाल ने इसे कम कीमत और बड़े अनुभव के आधार पर चुना है। लेकिन सवाल सिर्फ प्रिंटिंग का नहीं है, सवाल नेपाल के लगातार चीन की ओर झुकने का है, जो भारत के लिए कूटनीतिक चिंता का विषय बनता जा रहा है। सबसे बड़ा मुद्दा तब सामने आया जब नेपाल ने हाल ही में नया 100 रुपए के नोट को जारी किया। इस नोट पर नेपाल का संशोधित नक्शा छापा गया, जिसमें कालापानी, लिपुलेख और लिम्पुआधुरा को नेपाल का हिस्सा दिखाया गया। ये वही क्षेत्र है जिन पर भारत का कहना है कि वह उसके हैं और सीमा विवाद के कारण दोनों देशों के बीच सालों से मतभेद बने हुए हैं। नेपाल का कहना है कि ये क्षेत्र 1816 की सुगोली संधि के अनुसार उसके हैं, जबकि भारत इसे पूरी तरह खारिज करता है और कहता है कि ये इलाका हमेशा से उसके प्रशासनिक नियंत्रण में रहा है। नोट छपाई का कॉन्ट्रैक्ट चीन की कंपनी को देने और साथ में विवादित नक्शा जोड़ने से एक बात बहुत साफ दिखाई देती है कि नेपाल अपनी घरेलू राजनीति के साथ साथ अपने विदेशी संबंधों में भी एक नया रास्ता चुन रहा है। चीन नेपाल के बुनियादी ढांचे और निवेश का सबसे बड़ा पार्टनर बनता जा रहा है। सड़क, डैम, एयरपोर्ट और अब करेंसी, हर जगह चीन की मौजूदगी बढ़ रही है। चीन भी नेपाल को दक्षिण एशिया में अपनी रणनीतिक पकड़ के लिए एक अहम देश मानता है, क्योंकि नेपाल भारत और चीन के बीच स्थित है और भूगोल के कारण दोनों देशों के हित नेपाल से सीधे जुड़े रहते हैं। पिछले कुछ वर्षों में नेपाल की राजनीति में उतार चढ़ाव और चीन की बढ़ती दखल ने भारत नेपाल संबंधों को कई बार चुनौती दी है। नोटों पर विवादित नक्शा छापने का फैसला भी ऐसा ही कदम माना जा रहा है, जो भारत के लिए बिल्कुल भी सहज नहीं है। भारत ने साफ कहा है कि कालापानी और लिपुलेख उसके अभिन्न हिस्से हैं और नेपाल का नक्शा बदल देने से वास्तविकता नहीं बदल जाती। नेपाल की घरेलू राजनीति भी इस पूरे मामले में बड़ी भूमिका निभाती है। नेपाल के भीतर चीन समर्थक और भारत समर्थक राजनीतिक दलों में हमेशा खींचतान रहती है। नक्शे का मुद्दा नेपाल में राष्ट्रवाद को बढ़ाने का एक आसान तरीका माना जाता है। जब भी वहां की राजनीति में अस्थिरता होती है, नक्शे को लेकर बयानबाजी और सरकारी फैसले और तेज हो जाते हैं। नए नोटों पर नक्शा छापना भी इसी राजनीति का हिस्सा माना जा रहा है, क्योंकि ये लोगों की भावनाओं को प्रभावित करता है और सरकार को अंदरूनी समर्थन मिलता है। लेकिन चीन के साथ ये आर्थिक साझेदारी नेपाल को भविष्य में कितना फायदा देगी, ये कह पाना अभी मुश्किल है। नेपाल की करेंसी छपाई जैसी संवेदनशील जिम्मेदारी किसी दूसरे देश की सरकारी कंपनी को देना अपने आप में जोखिम भरा कदम है। बैंक नोट से जुड़े डेटा, सुरक्षा फीचर्स और डिजाइन, ये सभी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं।
भारत अपनी करेंसी खुद प्रिंट करता है और किसी भी विदेशी कंपनी पर निर्भर नहीं रहता। नेपाल का ये कदम कई आर्थिक विशेषज्ञों को चिंता में डाल रहा है। कुल मिलाकर नेपाल का चीन की कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट देना और साथ में विवादित नक्शे वाला नया नोट जारी करना दो अलग अलग फैसले नहीं है। ये नेपाल की रणनीतिक दिशा में हो रहे बड़े बदलाव का हिस्सा है। चीन और नेपाल की बढ़ती नजदीकियां भारत के लिए एक गंभीर संकेत है और आने वाले समय में दक्षिण एशिया की भू राजनीति पर इसका गहरा असर देखने को मिल सकता है। भारत और नेपाल दोनों के लिए ये जरूरी है कि बातचीत और कूटनीति के जरिए विवादों का समाधान खोजा जाए, क्योंकि दोनों देशों की दोस्ती जितनी पुरानी है उतनी ही महत्वपूर्ण भी है। अब बात करते हैं जापान की। दुनिया की बड़ी शक्तियां आज अपना रक्षा गठजोड़ बदल रही है, लेकिन सबसे बड़ा बदलाव जिस देश के दरवाजे पर दिखाई दे रहा है वह है भारत। पहले कभी भारत को हथियार खरीदते समय सीमित विकल्प मिलते थे, लेकिन आज स्थिति उलट चुकी है। अब बड़े बड़े देश खुद भारत के दरवाजे खटखटा रहे हैं और नई साझेदारी का प्रस्ताव लेकर आ रहे हैं। इसी कड़ी में सबसे चौंकाने वाली चाल चली है जापान ने। एक ऐसा देश जो दशकों तक अपने हथियार बाहर किसी को नहीं बेचता था, भारतीय वायुसेना आने वाले सालों में अपना ट्रांसपोर्ट फ्लीट पूरी तरह बदलने जा रही है। पहले योजना थी कि सिर्फ AN-32 की जगह नए मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट मंगाए जाएंगे, लेकिन समय के साथ भारत की जरूरतें बदल गई। अब भारत ने फैसला किया है कि उसे सिर्फ मीडियम नहीं बल्कि ऐसे ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट चाहिए 30 से 40 टन तक का भारी बोझ उठा सके, यानी एक ऐसा विमान जो एक साथ दो काम कर सके, पुराने AN-32 की जगह ले और कहीं कहीं IL-76 जैसे हैवी एयरलिफ्टर की कमी को भी पूरा कर दे। जब भारत की ये नई मांग सामने आई तो कई देशों के विमान लाइन में लग गए। फ्रांस अपना एयरबस A400M लेकर आया, रूस IL-76 के अपग्रेडेड वर्जन की बात कर रहा था, लेकिन सबसे बड़ा सरप्राइज तब हुआ जब जापान ने भारत के लिए अपने दरवाजे खोल दिए। उसने अपने सबसे एडवांस मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट कावासाकी C2 को भारत को ऑफर कर दिया, जो दुनिया में किसी भी देश को आज से पहले नहीं दिया गया। जापान का C2 कोई आम ट्रांसपोर्ट प्लेन नहीं है। इसका डिजाइन युद्ध जैसी वास्तविक परिस्थितियों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इसकी लिफ्ट कैपेसिटी लगभग 37 टन के आसपास है, यानी भारी तोपें, आर्मर्ड व्हीकल, हेलीकॉप्टर के पार्ट्स, मिसाइल सिस्टम, सब कुछ ले जाने की क्षमता इसमें है। ऊंचाई वाली जगहों पर इसकी परफॉर्मेंस दुनिया के बाकी ट्रांसपोर्ट प्लेन से कहीं बेहतर मानी जाती है। यही वजह है कि भारत जैसे देश के लिए, जहां लद्दाख और उत्तर पूर्व जैसे कठिन क्षेत्र है, C2 एक आदर्श विकल्प बन जाता है। जापान के ऑफर के पीछे रणनीति भी साफ है। दोनों देश इंडो पैसिफिक में चीन की बढ़ती आक्रामकता को रोकने के लिए कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। क्वाड हो या रक्षा अभ्यास, भारत और जापान अब पहले से कहीं ज्यादा करीब आ चुके हैं। ऐसे में C2 सिर्फ एक खरीद नहीं बल्कि एक गहरा रक्षा सहयोग भी है। जापान ने न सिर्फ विमान ऑफर किया बल्कि टेक्नोलॉजी शेयरिंग और लंबी अवधि सहयोग का संकेत भी दिया, जो भारत के लिए लंबे समय में बेहद फायदेमंद हो सकता है। दूसरी तरफ फ्रांस का A400M बेहतरीन है, लेकिन इसकी कीमत भारत को ज्यादा भारी पड़ सकती है। रूस का IL-76 पुरानी तकनीक पर आधारित है और भारत अब पुराने डिजाइन के साथ आगे बढ़कर जोखिम नहीं लेना चाहता। इस तुलना में जापान का C2 एक संतुलन बनाता है, आधुनिक तकनीक, भरोसेमंद परफॉर्मेंस और मजबूत साझेदारी का भरोसा। अगर भारत आने वाले समय में C2 को अपनी वायुसेना में शामिल कर लेता है तो देश की एयर लिफ्ट क्षमता नई ऊंचाइयों पर पहुंच जाएगी। C-17 ग्लोबमास्टर जैसे भारी विमान पहले से भारत में मौजूद है। C-295 हल्की श्रेणी को संभाल रहा है और C2 या A400M जैसे मिड हैवी एयरलिफ्टर इस गैप को पूरी तरह भर देंगे। इससे भारत एशिया की सबसे तेज प्रतिक्रिया देने वाली वायुसेना बन सकती है। आपदा राहत, मानवीय सहायता, सीमाओं पर त्वरित तैनाती, हर जगह भारत और मजबूत होगा। नेपाल और जापान से आई इन दोनों खबर पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी डेली वीडियो के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।